सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? इससे पहले हम अपने इस एपिसोड नंबर 322 को शुरू करें। एक्चुअली में बात ऐसी है कि सिचुएशन थोड़ी सी मोनोटोनस सी लग रही है। तो तुम्हारा भाई वही रोज रोज सेम रिपीट करके थोड़ा सा थक सा गया है। हम एक्चुअली में संडे वगैरह का भी ब्रेक नहीं लेते हैं। बेसिकली मेरी टीम में बस अकेला मैं ही हूँ और सब मैं ही मैनेज करता हूँ ओवरऑल। एक्चुअली में सीन कुछ ऐसा है कि फैमिली में कई इंजीनियर्स वगैरह थे, तो तुम्हारे भाई को फील्ड कुछ खास राज नहीं आया क्योंकि एट द एंड वही काम करना पड़ेगा। इसलिए खुद डिसीजन लिया और बैचलर्स इन साइंस चुनी, जिससे मैं अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को भी आगे बढ़ा सकूं। हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और मेरी बैचलर्स डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इशू कुछ ऐसा है कि लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, लेकिन ऑनेस्टली आपके लिए डेली एपिसोड्स को प्रिपेयर करने में मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन चला जाता है। उसको जो 30 मिनट का वीडियो मिलता है वो कम से कम 8 से लेके 12 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया करना चाहिए, लेकिन वो क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वेल, मैं आपके साथ ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि दूसरी तरफ कोई मशीन नहीं बैठी है। हालांकि मुझे फैंटेसी और एनिमेशन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं काफी एग्जॉस्ट भी हो चुका हूँ। अब इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं कि अपने भाई की मदद कैसे करी जाए। अपने सजेशंस को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स अगर किसी को एडिटिंग या फिर स्क्रिप्टिंग का शौक है और उसने इन स्किल्स के ऊपर काम भी किया है तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को बनाएं जिससे चीजें और भी ज्यादा एक्सप्लोर हो सके। इसकी रेंज सिर्फ डोंगुआ तक सीमित न रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो डोंगुआ चल रहा है रेनेगेड इमोर्टल, मुझे लगता है वो आप सबको खूब पसंद होगा। बस वैसी ही खतरनाक स्टोरी आई शैल सील द हेवंस की, जो नोबल रेनेगेड इमोर्टल के बाद की है। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं। इधर जापानीज एनिमे में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक्चुअली में सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं पूरा टाइम सिर्फ बीडीटीएच के एक्सप्लेनेशन में निकाल लेता हूँ तो उससे मैं किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं हो रहा हूँ, जो कि इस पॉइंट पे बिल्कुल सही नहीं है। तो बस आपसे बात करनी थी। अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन समझ में आ रहा हो तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलो हम सीधा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि पिछले एपिसोड में जियान का ग्रुप उस हेवली किंग की टूम के सामने पहुंच गया था। जियान एक हैवी आवाज में बोलते हैं वो कॉफिन के अंदर की चीज, क्या वो सच में हेवली किंग की कॉर्प्स है? ये सुन के दुकीफे और बाकियों के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उस कॉफिन के आर पार होने वाली उस ब्लैक सोर्ड में से ये क्या एक्सट्रीमली टेक्निकल ऑरे को फील कर पाते हैं, खासकर वो काली रंग की फ्लेम। हालांकि जियान का इविल एनर्जी के लिए परसेप्शन बहुत पैना होता है, लेकिन चीफे पोजेस करती है रीइंकार्नेशन रून को, इसलिए उसकी सेंसेस ज्यादा पीछे नहीं थी। यही कारण था कि इस पूरे ग्रुप में उन इविल औरों को बस दोनों ही सेंस कर पाते हैं। जियान एक हल्की आवाज में कहता है अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो ये हेवली किंग का ही कॉफिन होगा। ल्यूचिंग कहती कहा जाता है कि हेवली किंग उसको सैक्रिफाइस करने से पहले काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। खासकर इस ब्लैक सोर्ड का वो इविल ऑरा आखिर हो क्या रहा है। ल्यूचिंग के हिसाब से ऑरा कम से कम अर्थ लेवल तक चला गया है। वहीं पे उस बच्ची का ध्यान होता है सोर्ड के ऊपर। वो कहती है ब्लैक फ्लेम्स आखिर ये है क्या? यूरेनियन कहती है नहीं, ये इंसानी ऑरा नहीं है, ये एलियन रेस है। और मुझे लगता है ये ब्लैक सोर्ड भी उस इविल रेस के पावर हाउस की ही होगी। और एक पल के साथ जियान के हवा और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। वो गहरी सांस को लेते हुए बोलता है अगर सच में हेवली किंग की कॉर्प्स मौजूद है तो ये सेंस बनाता है कि ब्लैक फ्लेम सोर्ड उन्हें इस कॉफिन में कैद रखने के लिए मौजूद है। जो बात ल्यूचिंग के दिमाग में थी, जियान उसे कंफर्म करते हुए बोलता है ये मौजोलियम इन ड्यून्स के बिल्कुल बीच में है। मुझे लगता है जिस इविल बीइंग ने सोर्ड का इस्तेमाल किया होगा वो एक अर्थ लेवल की एंटिटी होगी। ये शब्द सबके दिमाग में घंटे की तरह बजे थे। लोग कहते हैं क्या अर्थ लेवल बीइंग? हम यूरेनियन और बाकियों के चेहरों से रंग उठते हुए देखते हैं। आखिरकार ऐसे एंटिटीज के पास होती है 5 स्टार दोषा लेवल की पावर। वो बची यूआनियन आगे बढ़ के सबसे भारी आवाज में कहती हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। और अभी उसने शुरुआत से सेंस कर लिया था कि जियान जरूर कुछ छुपा रहा है, और अब क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है तो यूआनियन का भी कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। एक अर्थ लेवल का एनिमी, ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली, ये बिल्कुल मौन को चुनौती देने जैसा होगा। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं, हम जा नहीं सकते। हम पहले यहाँ के गार्डियन को प्रॉमिस कर चुके हैं और किसी के पास इस इविल रेस से डील करने की पावर भी नहीं है। लगता है जियान कैसे रिस्पॉन्स से यूएनएन सरप्राइज नहीं हुई थी। आखिरकार अगर जियान के दिल में पहले से ऐसा रिजॉल्व नहीं होता तो यहाँ तक वो क्यों ही आता? खासकर उसके पास है होली फ्लेम्स, लेकिन औरों के पास उसके जैसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड्स नहीं थे। वो कहती क्या तुम सबकी जान लेना चाहते हो? तभी तक शांत रहने वाली दुकीफे आगे बढ़ के बोलती रिलैक्स, ये इविल बीइंग भले पावरफुल हो लेकिन उसे हेवली किंग ने कई सालों पहले सील कर दिया था। मुझे लगता है अब ये कमजोर हो चुका होगा। प्लस ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे पास इसे डील करने के तरीके ना हो। लगता है जियान ने एक डिसीजन ले लिया था। वो लड़कियों की तरफ मुड़ के बोलता है एवरीवन, मैं जानता हूँ कि हेवली किंग रियून्स की यहाँ तक की जर्नी आप सबके लिए आसान नहीं रही है, लेकिन हमें इसे यहीं पे एंड करना होगा। म्यू
म्यूके, येंची और यू फैमिली सिस्टर्स एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते थे कि अगर वो यहाँ पे और भी रुकते हैं तो वो जियान की खोपड़ी पे भार और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। म्यूके कहता है कोई बात नहीं, हम जाते हैं। वैसे भी हमारे डोंगजो की ज्यादातर डिसाइपल्स ड्यूमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर कर चुके हैं, इन्हें भी लीडर की जरूरत है। जियान नोट करके बोलता है मैं डोंगजो के डिसाइपल्स को तुम्हें सौंपता हूँ। हाथ उसके हैंडसीज बनाने लगे थे। एक खास तरीके की स्पेशल पावर उसके टीममेट से लिपटने लगती है। ये सुन के म्यूके सरप्राइज से भरी टोन में बोलता है लेकिन क्या यहाँ पे स्पेशल पावर फॉरबिडन नहीं है? फिर तुम इसे यूज कैसे कर पा रहे हो? जियान कहते हैं ये मॉजिलियम का कोर है, क्योंकि हम ऑल्टर से ऊपर आ चुके हैं, इसलिए अभी के लिए सप्रेशन हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। इतना बोल के अपने हाथ को वेव करता है। स्पेस गोल गोल घूमना शुरू हुआ था और इसमें एक एक करके म्यूके, येंची और यू सिस्टर्स एंटर करने लगते हैं। पलों के बाद की बात है जब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जियान, दुगेफे और लीचुंग रह गए थे और साथ में होती युआन सेक की दोनों बहनें। जियान एक काम लेकिन फर्म आवाज में कहते अब जो आगे होगा उसे कहा जाएगा इस मॉजिलियम की फाइनल बैटल। तीनों उस कॉफिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इस पूरे स्पेस को एक इविल एनर्जी ने ढक रखा होता है, लेकिन अजीब था वो ऑल्टर। इसका ग्राउंड बनाया होता है खास तरीके के पत्थरों से, जिनके अंदर जियान को प्योरीफाइंग ऑरा सेंस होता है। ऐसा लगता है मिस्टीरियस फ्लोर सारी इविल एनर्जीज को दूर रखने का काम करता हो। ऑफ कोर्स उस जायंट ब्लैक फ्लेम सोर्ड के अलावा, जिसमें से अभी टेरिफाइंग इविल एनर्जी की फ्लक्चुएशन सेंस करी जा सकती है। ये जज जैसे उस कॉफिन के और भी करीब जाते हैं। यूएनएन जो कि ऑल्टर की लाइंस को देख रही होती है, उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा ग्रेव होने लगे थे। वो कहती है जैसे हम उस कब्र के दायरे में जाते हैं हमारे सामने बस दो रास्ते रह जाएंगे, लाइफ और डेथ। जियान हंस के बोलता है चलो, अंदर एक अर्थ लेवल की इविल फोर्स मौजूद है और उसे साथ में मिलकर खत्म किया जाए। जियान ने जिस पर उस ऑल्टर के ऊपर कदम रखा था, यहाँ का एटमोसफेयर अचानक से वायलेंट हो जाता है। रिलीज होने लगती है फ्लक्चुएशंस जो कि सैलाब की तरह इन सब की तरफ आगे बढ़ गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि भले प्रेशर काफी खतरनाक हो, ये इन्हें दबाने की कोशिश नहीं करता और एकदम घोसली एनर्जी ऐसा ग्लूमी था, लेकिन ये सिनिस्टर नहीं था। ल्यूचुंग इसे सेंस करके बोलती सेक्रेड ऑरा, क्या एक इल्यूजन है? सब एक जगह पे खड़े रह जाते हैं क्योंकि इन सब की नजर टिक चुकी थी नीचे ग्लो कर रहे रून्स के ऊपर। खासकर जियान और यूएन की आंखें इस तरीके से चमक रही होती हैं जैसे वो इन हिडन सिंबल्स के मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब सीन हम इनसे थोड़ा सा पीछे का देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि इस प्लेटफॉर्म के पास और भी मोटे मोटे जेड पिलर्स पहुंच चुके थे। एक के ऊपर वो 1000 पपेट घोस्ट का अनडेड होता है और एक के ऊपर होते हैं वेंसोल पैलेस के डिसाइपल्स। हम वो शैडो वैली के डिसाइपल को भी देखते हैं। इवन इस समय हिडन सोसाइटी के तीनों हीरोज खुद को छिपाने की कोशिश नहीं करते, शायद अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जब म्यूशे ओवर लिविंग डेड अपने व्हाइट जे स्टोन पेयर के ऊपर खड़े होके उस ऑमनस ब्लैक में से आर पार जाते हैं, इन्हें सबसे पहले दिखाई देता है जियान का फिगर जो कि ऑर्डर के सेंटर पे खड़ा हुआ था। तुरंत ही गुस्से की वजह से दोनों के एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गए थे। इनका खून खौलने लगता है। दोनों दहाड़ के बोलते हैं जियान। म्यूशी गुर्रा के बोलते हैं लुयंग, अगर मौका मिलता है तो जियान को ऑन द स्पॉट खत्म कर देना। जहाँ तक बात रही हेवली किंग रियून्स की, हम इन्हें बाद में देखेंगे। उसे अच्छे से एहसास होता है कि वो ब्लैक कॉफिन शायद इनकी यहाँ तक की जर्नी का अंत हो, लेकिन जो नफरत उसके दिल में भरी हुई थी आखिर उसे कैसे सह पाता। वो टाइन सैकल लुइन जो कि अपनी सीनियर सिस्टर नेबुला के साथ खड़ा होता है, उसकी नजरें भी उस काले रंग के कॉफिन के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहता है कॉफिन, इसके अंदर से बाहर आने वाली क्योटिक फ्लक्चुएशंस ये मुझे सही महसूस नहीं करवा रही। सीनियर सिस्टर हमें अभी एक्शन लेना चाहिए, कहीं और फैक्शंस हमें पीछे न छोड़ दें। उसकी सीनियर सिस्टर नेबुला रोक के बोलती है रुको, उस कॉफिन के बारे में कुछ गलत है, चलो पहले औरों को एक्शन लेने देते हैं। सोल भी सलाइन का वो शैंगजन भी बोलता है इस हेवली किंग के मौजलियम के सारे टायर्स मेरे होंगे। वेंसोल पैलेस का जूनियर ब्रदर बोलते सीनियर ब्रदर उस कब्र के अंदर एक ओवरवेलमिंग ईविल हो रहा है। उसका बड़ा भाई नोट करता है। वो शैडो वैली का हेजू भी अपनी आंखें नैरो करके बोलता है हाँ यहाँ कुछ तो जरूर गलत है। उसकी डार्कनेस के साथ एफिनिटी उसे बता रही थी कि वो ब्लैक फ्लेम जायंट सोर्ड एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव ऑरे को रखती है। हमारा ध्यान इस जगह से थोड़ी दूर के खंबे के ऊपर जाता है जहाँ पे हिडन सोसाइटी के 3 मेंबर्स खड़े हुए थे। एक बंदा कहता है कि स्काई पॉइजन टेम्पल की पूरी पावर ही इस सोर्ड के अंदर कंडेंस हो चुकी है। जो खबर हमें मिली थी उसके हिसाब से पॉइजन डीमन एम्प्रेस ने हेवली किंग को खत्म करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया था और अब लगता है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुकी है। बस डीमन एम्प्रेस को ही बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी। इनका एक बंदा इविल स्माइल के साथ बोलता है देखो ये सभी लोग जो कि बस त्रिशा दोशान की सैन को रखते हैं, इन्हें एहसास नहीं कि मौत के मुंह में आ चुके हैं। हालांकि सच था कि चारों कॉन्टिनेंट्स के लोग हिडन सोसाइटी से नफरत करते थे, लेकिन इस समय उस कॉफिन की वजह से किसी का ध्यान उनके ऊपर बिल्कुल नहीं जाता। जब जन अपने पीछे से टेक्निकल औरों को सेंस करता है वो कहता है ये सब यहाँ पहुंच ही गए। वो बच्ची युआन भी पीछे देखती है, फिर वो जियान से स्माइल के साथ बोलती है लगता है तुम इनका इंतजार कर रहे थे। उस तरीके से उसका ग्रुप यहाँ पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन तब भी जियान उस कब्र को अप्रोच नहीं कर रहा है। इसके
पीछे जरूर कोई कारण है। जियान अपने सिर को हिला के बोलते हैं हेवली किंग की टूम इतनी आसानी से कैसे लूटी जा सकती है? अगर इन्हें मेरी हेल्प करने का इतना शौक है तो मैं इसका फायदा क्यों नहीं उठाऊंगा? जियान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी होली फ्लेम और सोल पावर इस कॉफिन के पास जाते ही बेचैन हो गई थी, जैसे कि चेतावनी हो कि इस कॉफिन से दूर रहना है। लेकिन उसके लिए अजीब बात ये होती कि उस ब्लैक सोर्ड में से बाहर आने वाला डेडली ऑरा उसे सबसे डरावना नहीं लगता, बल्कि वो चीजें उसे रुकने में मजबूर कर रही होती है। ये होती है हल्की सी फ्लक्चुएशंस जो उस कब्र से निकल रही थी। और भी एक्सपर्ट्स को इस जगह के करीब आते हुए देख यूएन पूछती है, मुझे लगता है तुमने भी कुछ सेंस किया है, राइट? जान रिप्लाई करता है, इस ऑर्डर के नीचे एक एंशिएंट फॉर्मेशन मौजूद है। ये इंस्क्रिप्शन इविल एनर्जी का विरोध करने के लिए बनाई गई है। इनकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस और जेड पिलर्स जैसी हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ काले रंग के रूल्स मौजूद हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ल्यूचिंग पूछती है, तुम्हारा प्लान क्या है? जियान कहता है, कुछ नहीं, बस इंतजार करो। वो कॉफिन और वो ब्लैक सोर्ड ये डेफिनेटली इतने सिंपल नहीं है जितने सरफेस पे देख रहे हैं, क्योंकि सबको जियान के जजमेंट पे भरोसा होता है। हम इन सबको नोट करते हुए देखते हैं। तभी लगता है जियान के दिमाग में कुछ आइडिया आया था। वो कहता है, अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो लगता है ये सब भी इन अबनॉर्मलिटीज को नोटिस कर लेंगे, इसलिए चलो इनके सामने थोड़ा सा तमाशा किया जाए। मैंने खतरे के पास ले जाता हूँ। ये कह के जियान का फिगर वूश की आवाज के साथ उस कॉफिन की तरफ शूट हो जाता है। जब दूसरे ऑब्जर्व करने वाले पावर हाउसेस इस नजारे को देखते हैं, खासकर जियान की स्काई रॉकेट होती हुई स्पीड को, इनके एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। बिना और कुछ सोचे सब जियान के पीछे जाने लगते हैं। आखिरकार वो कब्र इनका लक्ष्य था। अगर जियान वहाँ पहले पहुंच जाता है तो इन सबको खाली हाथ वापस लौटना होगा, जिसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पीछे से जियान को सुनाई देती है थंडरस आवाज जो कहती है, बेशर्म लड़के, ये तो सच में ऐसा लगता है कि तू हमें बार बार ट्रिक कर सकता है। अपने पास आ रहे इस फिगर को देख के जियान कहता है, सोल बीस्ट अलायंस। इससे थोड़े पीछे था वो लुयांग, जिसे हम अब तक लिविंग डेड कह रहे थे। वो लुयांग गुर्रा के बोलते, जियान वापस लौट जाओ, हो सकता है तब मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूं, लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो तो यहाँ मौजूद सारे एक्सपर्ट्स तुम्हारा खात्मा कर देंगे। इसका जवाब देती है तो पफ पफ की आवाजें। जियान की बॉडी को ब्रिलियंट फ्लेम ढक लेती है, जिससे उसकी स्पीड में खतरनाक बूस्ट मिलता है। साफ तौर पे उसका कहने का मतलब था कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करो। ये देख के उस लुयांग के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं। वो धाड़ के बोलता है, डैम यू, थाउजेंड पपेट गो स्टार्ट। उसका वो घोंसली और किसी जहरीले सांप की तरह हवा में ट्विस्ट होकर जियान की तरफ शूट हो गया था। एट द सेम टाइम सोल बीस्ट अलायंस का वो सेंजन चिल्ला के बोलता है, ब्लड कैट रुको से। उसके साइड से खतरनाक सोल बीस्ट शूट हुआ था। लीथल स्पीड के साथ जियान को टारगेट बनाता है। ये देख के पीछे वेंसोल पैलेस के लोग भी गुर्रा के बोलते हैं, 10,000 सोल आर्ट। हालांकि इनके और जियान के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यहाँ सब कंपटीशन के लिए आए हैं और उस कब्र तक पहले कौन नहीं पहुंचना चाहता। दोनों की बॉडी में से बाहर आने वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कई घोंसली फिगर्स के फॉर्म को लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं पे टाइन सैक के दोनों डिसाइपल्स अपने गूगन को बाहर निकाल के उसमें अपने नाखूनों को रगड़ देते हैं। ये था टाइन मेलोडी, एक मेलोडियस लेकिन क्लीन इंटेंट से भरी रिदम अपनी शॉकिंग फ्रोसिटी के साथ जान को निशाना बनाती है। इस समय शांत रहने वालों में बस हिडन सोल सोसाइटी और गोल्ड शैडो वैली के लीड्स थे। इनमें से एक बोलता है, ये माउंटेन ये नॉर्मल नहीं है। अभी जेनस कॉफिन से बस आधी दूरी पे था, लेकिन इतने सारे अटैक्स की वजह से उसे थमना पड़ता है। और टेस्ट करके बोलता है, लोग सच में मेरी जान के पीछे हैं। उसे इन अटैक्स का सामना करने के लिए रुकते हुए देख वो पार्टिसिपेंट चिल्ला के बोलता है, कब्र हमारी है। लगता है इनकी कब्र बनने भी वाली थी, इसीलिए जान को इग्नोर मार के उस ऑल्टर के सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। जैन हवा में कई पंचेस को शूट करता है और साथ में यूज करता है अपनी फ्लेम बस्ट टेक्निक। उसकी बॉडी जगह जगह पे फ्लैश हो रही थी। फाइनली जैन अटैक्स के बचते हुए अपने कदमों को पीछे देता है। उसके चेहरे पे अभी एक इविल स्माइल थी। लगता है मूर्ख मूर्ख ही रहेंगे, इतनी आसानी से उसके ट्रैप में फंस गए। बीस्ट अलायंस का सेंजन चिल्ला के बोलते, हा हा हा, ये हेवली किंग का हिडन कॉफन मेरा है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने जैन को इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया। बिना हेजिटेशन के शैनजन, लुयांग और म्यूशी जैसे लोग बिल्कुल सेंटर के करीब पहुंच जाते हैं। इनकी आंखें भरी होती हैं लालच की आग से। इस सीन को और कल्टिवेटर्स देखते हैं, वो डैमेज करके बोलते हैं, हम इन्हें सफल नहीं होने दे सकते। सब जानते थे कि इस कॉफिन को जो भी हासिल करता है उसके पास सबसे बड़ा खजाना होगा। आखिरकार उस कब्र के अंदर है हेवली किंग की कॉर्प्स, उनकी लेजेंडरी सील टेक्निक। सीने में उस पल का दिखाया जाता है जिस मोमेंट में इन तीनों के कदम उस कॉफिन के प्लेटफॉर्म को छूते हैं। बज की साउंड के साथ फैलती एक इनविजिबल कोल्ड रिपल और इसके पीछे एक डेथली और आया था। नॉर्मल सिचुएशन में ये चीज इनके दिल को कपा देती, लेकिन अब लालच इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि वो इसे भी इग्नोर कर देते हैं। फाइनली इस कॉफिन से कुछ मीटर दूर पहुंचने के बाद तीनों की आंखें नैरो हो जाती हैं। ल्यूयंग कहता है, इस ब्लैक फ्लेम सोर्ड का ऑरा ये ऑरवेल
ओवरवेलमिंग है। वे फूक फूक के कदम बढ़ाने लगते हैं। आखिरकार इनकी इंस्टिंक्ट्स और भी तेज चीख रही थी, लेकिन लगता है उस 1000 पपेट्स एक्ट के लिu यांग और उस म्यूशी को कुछ ज्यादा जल्दबाजी थी। वो अनडेड लिu यांग बोलता है, तुम सभी हेजिटेट क्यों कर रहे हो, चलो। एक बार उसके कदम फिर से जमीन पे प्रेस होते हैं। हाउएवर ये कॉफिन से बस 5 मीटर की दूरी पे पहुंच पाए थे, तभी एक पफ की आवाज के साथ हम इन्हें इस जगह से पीछे घसटते हुए देखते हैं। मालूम पड़ता है कि टकराए थे एक इनविजिबल बैरियर से। जब उस प्रोटेक्टिव बैरियर को म्यूशी सेंस करता है, उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। वो हल्का सा सॉफ्ट ग्लो एक टेरिफाइंग सप्रेसिव फोर्स को रखता था, लेकिन इसकी सरफेस अब कमजोर हो चुकी होती है। वो अनडेड लिu यांग धाड़ के बोलता है 10,000 गोस्ट 1 शिप पपेट, फिर अपनी गोस्ट फोर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो जानता था कि अगर बैरियर कंप्लीट होता तो अब तक सबके चीथड़े हो चुके होते, लेकिन इसे हजारों सालों के समय ने कमजोर कर दिया है। वो बिना हेजिटेशन के अपनी पावरफुल अटैक्स को लॉन्च करने लगा था। म्यूशी भी अपने दिल की अनीस को दबा के बोलता है, हम सब यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं, चलो पहले इस बैरियर को तोड़ते हैं, खजानों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। खैर जब तक टाइन सेक्ट और वंसो पैलेस के डिसाइपल्स स्टेज के पास पहुंच पाए थे, जियान पहले ही दूर चला गया था। हालांकि देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ अटैक्स ने जियान की हालत खराब कर दी थी, लेकिन ये उसका प्लान था। वो अटैक्स उसके लिए लीथल नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा डैमेज लेके पीछे कदम लेता है। जब लिu यांग और म्यूशी अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनल करके उस बैरियर की तरफ लॉन्च करते हैं, एक अजीब सा फिनोमेना होता है। उस मिल्की वाइट बैरियर में से निकलती एक हल्की सी काले रंग की मिस्ट, जो चुपचाप से मिलकर इन सभी के अटैक्स को और भी पावरफुल बना देती है। फिर क्या गूंजी थी बैंग 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 की आवाजें। उस बैरियर को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा था। हालांकि 1000 गोस्ट पपेट के लिu यांग ने उस ब्लैक मिस्ट को सेंस कर लिया था, लेकिन वो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाता। वो औरों को पीछे ढकेल के बोलते हैं, हटो साइड से। म्यूशी और वो बढ़ जाता है कॉफिन की तरफ। लिu यांग कहता है, तो ये हेवली किंग का कॉफिन। दोनों जिनके हाथ धुके से ढके हुए थे, वो उस कब्र के ढक्कन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब टाइन सेक्ट और बाकी लोग इस सीन को देखते हैं, ये कहते हैं, डैम इट, हम लेट हो गए। अभी लिu यांग और म्यूशी ने एक एक साइड में उस कॉफिन की लीड को पकड़ लिया था। भले ही फ्लेम सूट इस कॉफिन के आर पार हो चुकी हो, लेकिन तब भी उस कब्र में से कोई रिएक्शन नहीं निकलता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं, हाँ ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। इसी पर सोल बीस्ट अलायंस का शाइनियन, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर खड़ा हुआ था, वो भाड़ के बोलते, लिu यांग म्यूशी जल्दी से पीछे हटो, वरना तुम वहीं पे खत्म हो जाओगे। ऑफ कोर्स दोनों इस बात पे भरोसा नहीं करने वाले थे। वो कहते हैं, सपना देखते रहो। इन दोनों की बॉडी में से फिर से शुआ शुआ की आवाज के साथ और रिलीज हुए थे। ये फिर से उस ढक्कन को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नो मैटर वो चाहे कितनी कोशिश कर रहे हो, वो ढक्कन बिल्कुल टच से मस नहीं होता, जैसा कि इस पूरे पहाड़ से जुड़ चुका हो। धीरे धीरे करके म्यूशी अपने कॉन्फिडेंस को खोने लगा था और उसके दिल की नींद बढ़ रही थी। वो कहता है, ये चीज क्या इस पहाड़ का हिस्सा है। इसी पर उसके कान में आती है क्रैश की आवाज, एक भयानक सी एनर्जी की वेव जो कि हवा को चीर के आगे बढ़ रही थी। वो कॉफिन को निशाना बनाती है। हालांकि देखिए दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब दोनों कदम पीछे नहीं ले सकते थे। ये कहते हैं, हेडिंग टू सोसाइटी। बिना हेजिटेशन की बूम बूम की साउंड के साथ उनकी बॉडी से वो डेजलिंग दुई की रेप्ट हुई थी। हमारा फोकस जाता है मोब बाइशॉन के ऊपर, जो कि हेडिंग टू सोसाइटी के 4 एलिट्स में से नंबर 2 पे आता था। अभी हवा में फ्लोट करने वाला मोब बाइशॉन अपनी हैंडसीज को चेंज कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम सभी कितने मूर्ख हो कि इस जार में तुम इतनी आसानी से फंस गए। इस पर उसके पीछे वाटर एडव्यूट की दुई की समुद्र की तरह बड़ी बड़ी लहरें बनाती है, फिर सीधा स्पेस को बीच में से फाड़ते हुए सीधा दोनों से स्मैश हो गई थी। गूंजती आर पफ की आवाजें। म्यूजिक खून फेंकते वो दूर चला जाता है। वहीं पे लिविंग डेड की कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी, लेकिन एक बात तो साफ थी कि दोनों के और काफी अनस्टेबल हो चुके होते हैं। इस मोमेंट में कोई नोटिस नहीं कर पाता कि म्यूजिक के मुंह से बाहर आई खून की बूंद उस काले कॉफिन पे आके गिर गई थी। अगले पल वो इंडिस्ट्रक्टिबल कॉफिन, जिसे अब तक कोई हिला नहीं पाया था, उसमें से क्रैक 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 की आवाज सुनाई देने लगती है। अंत में जाके बूम की आवाज गूंजी थी। हवा में लकड़ी के चितरे चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इस माउंटेन टॉप पे फैलता है एक सफोकेटिंग प्रेशर। इस समय जहाँ वो कॉफिन होता है, वहाँ एक प्योर इविल डिमोनिक एनर्जी की रिपल फैलती है। ये डार्क और किसी जहरीले सांप की तरह कॉइल हो रहा होता है, जिसके अंदर की क्योटिक करप्शन की पावर अच्छे से लोग सेंस कर पाते हैं। फिर हम उस औरे के बीच में से एक चीज को खड़े होते हुए देखते हैं। ये वो कॉर्प्स थी जिसके सीने से वो काले रंग की सोड बिल्कुल आर पार हो गई होती है, लेकिन इस समय वो कॉफिन बिल्कुल डस्ट में बदल चुका था। ऐसे मंजर को देखे जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, स्काई पॉइजन टेंपल। तो लगता है ये लोग मरे नहीं है। एक्चुअली में जिस मोमेंट में वो ब्लैक कॉफिन फटा था, उसकी होली फ्लेम खतरनाक तरीके से रिएक्ट करती है। वो साफ तौर पे समझ पाता है कि ये हॉरिफाइंग एनर्जी बिल्कुल हेवली किंग को बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये एक ट्रू नाइटमेयर ट्रेन्स और सोसाइटी के चाइनेसिस एम्बुश की वजह से म्यूशी और वो लिविंग डेड एकदम भौचक्के हो गए होते हैं। फिर जो म्यूशी के खून की वजह से वो कॉफिन फट गया, इन सभी चीजों के लक्षणों को मिला के ये हॉरिफाइंग सीन बना था। अब जो लोग ध्यान देते हैं उस ब्लैक कॉफिन की तरफ, तो वहाँ पे हवा में लटकी होती एक सफेद जेड कॉर्प्स, जो कि भले चमक रही हो लेकिन डरावनी थी।
इसकी बॉडी को सफोकेटिंग ऑरेंज ढक रखा था और सीने के आर पार वो फ्लेम सोर्ड होती है जिसका वो इविल ऑरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता। यहाँ मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स भी इस नजारे को देख के अपने आप को भौं से कोड़ने से रोक नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं क्या ये सच में हेवली किंग की कॉर्प्स है। इस मृतक शरीर के ऊपर कई अजीब और एंशिएंट सी लाइंस होती हैं। खासकर इन लाइंस का फोकस उस ब्लैक फ्लेम सोर्ड की तरफ होता है। भले इस बॉडी के हाथ पर इंसानों के लग रहे हो लेकिन इसमें एक अजीब सा ठहराव था जैसे जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो। अब बिना उस काले रंग के कॉफिन के वो इविल और भी सप्रेस नहीं कर जा सकते थे। अगले पल उस काले रंग की सोर्ड में से शुआ शुआ की आवाजों के साथ एक डार्क रेड मिस्ट निकलने लगती है। इस भयानक से ऑरे को सेंस करके लोग कहते हैं नॉट गुड। ये स्काई पॉइजन टेम्पल की ओरिजिनल पावर है। स्काई पॉइजन टेम्पल की ओरिजिनल पावर के बारे में घोस्ट वर्ल्ड में कई कहानियां फैली होती हैं। जब ये लोग अपने कदमों को पीछे ले रहे होते हैं सोर्ड में से एक होर्स आवाज सुनाई देती है। ये गहरी आवाज सुसुक करके बोलती है मूर्ख इंसानों, क्योंकि वो ब्लैक कॉफिन जा चुका है और ये सील भी टूट गई है। मैं भले अपनी पीक पे न लौट पाया हूँ लेकिन आज तुम सब मेरा नरिशमेंट बनने वाले हो। वो बाइशॉन के पिछले अटैक की वजह से म्यूशी पहले सीरियसली इंजर्ड था और अब क्योंकि वो उस डार्क इविल ऑरा के सबसे करीब था उसकी रूह कांप जाती है। इससे पहले म्यूशी रिएक्ट भी कर पाता वो ऑमनस ब्लैक रेड एनर्जी बस बस की आवाज के साथ स्पेस को फाड़ती है। फिर एक खतरनाक स्पीड के साथ सबकी हॉरिफाइड आंखों के सामने म्यूशी की बॉडी में समा गई थी जैसे कि वो जहरीले सांप अपने बिल में घुस रहे हो। गूंजती म्यूशी की आ के चिल्लाने की आवाज है। उसका शरीर जगह जगह से कांपने लगता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि आज उसकी ऐसी हालत होगी। म्यूशी की आंखें श्रिंक होती हैं, धीरे धीरे उनमें से खून बहने लगता है। तब तक ये सभी एक्सपर्ट जो कि खजाने को हासिल करने के लिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार होते हैं। ये खौफ की वजह से ट्रेम्बल होते हैं। एक बंदा कहता है ये पोजेस हो रहा है, नहीं हमें पीछे जाना होगा। भले हेवली किंग की कॉर्प्स सामने हो लेकिन उस तलवार में से बाहर आने वाला वो डीमन वो इस जगह का असली मास्टर बन चुका था और किसी की उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होती है। कुछ मोमेंट्स में वो इविल एनर्जी म्यूशी की बॉडी की पूरे कंट्रोल को हासिल कर लेती है। म्यूशी के पूरे चेहरे को ढक लिया होता है उन डार्क रेड लाइन से जिनमें थोड़ा सा गोल्डन कलर भी था और हम उसकी आंखों को बिल्कुल लाल होते हुए देखते हैं। खासकर इस समय उसका ऑरा उबल रहा होता है जैसे से फोर्सफुली फोर्स्टर दोशान के पास पहुंचा जा रहा हो। इस ऑल्टर के किनारे पे खड़ा जियान म्यूशी की हालत को देख के बोलता है तो ये सच था। भले हेवली किंग की जान चली गई हो लेकिन डीमन एम्प्रेस को ऐसा करने के लिए अपने सबसे बड़े टर्म कार्ड्स में से एक को इस्तेमाल करना पड़ा होगा और ये ब्लैक फ्लेम सोर्ड उसकी पावर होगी, वरना सिर्फ म्यूशी की बॉडी को पोजेस करके ये उसकी स्ट्रेंथ को 4 स्टार 2 स्टार लेवल पे नहीं पहुंचा पाता ही लेकिन ये हमारे लिए एक मौका भी है। जियान की बात को सुन के युआन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो पूछती है क्या तुमने जानबूझ के उसकी बॉडी को पोजेस होने दिया है। जियान हल्के से नोड करके बोलता है क्योंकि इस इविल पावर ने अपने असली फॉर्म को खो दिया था। अगर हम इसके सामने खतरा भी बनते ये तब भी यहाँ से चुपचाप बच के निकलने की कोशिश करता, लेकिन अब इसने इंसान के शरीर पे कब्जा करके अपने आप को एक तरीके से कमजोर कर लिया है। हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब तक जिस होली फ्लेम को सप्रेस कर रहा था वो पफ की आवाज के साथ फैलती है। एक एक करके चीफ और लीचिंग को ढकने लगती है। जियान कहता है चलो, पीछे युआन और उसकी बड़ी बहन रह जाती है। बाकी के लोग जियान के साथ गए थे। वो पॉइजन शाह जो कि म्यूशी की बॉडी को कंट्रोल कर चुका था, क्रैशिंग आवाजों के साथ उसका वो टेरिफाइंग ऑरा फैलता है। वो अपने हाथ को टाके बोलता है सुसुसु, तुम कमजोर इंसान हो, आओ उस किंग का नरिशमेंट बनो। उसके इशारे पे एक लाल और काले रंग का स्टॉर्म सबसे पास के पार्टिसिपेंट्स को अपना निशाना बनाता है। इसके रिस्पॉन्स में यूज होती हैं अलग अलग तरीके की टेक्निक्स। वेंसोल पैलेस के डिसाइपल्स यूज करते हैं ऑल सोल टेक्निक, वहीं पे टाइन सैक के दोनों डिसाइपल्स हेवनली मेलेडी स्ट्राइक को यूज करते हैं। वहीं पे शैनजिंग इस्तेमाल करता है फेरोशियस बीस्ट मैनिफेस्टेशन को और घोस्ट वैली का डिसाइपल एक्टिवेट करता है अपने घोस्ट वेब को, क्योंकि अब दुश्मन बस 3 स्टार 2 स्टार लेवल पर नहीं रह गया था। अब इनमें से किसी की होल्ड बैक करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब ये बूम बूम की आवाजों के साथ अटैक से दूसरे टकराए थे वो इविल स्टॉर्म काफी अर्ली सबके ऊपर भारी पड़ने लगा था। लोग खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। इनकी आंखें हॉरर से भरी होती हैं। इसी मोमेंट में ब्लैक फ्लेम सोर्ड जो कि उस कॉफ्ट के सीने के आर पार हो चुकी थी वो वेंगोंग की आवाज के साथ और भी टेरिफाइंग ऑरे को अनलीश करती है। लेकिन अजीब चीज ये थी कि ना ही हेवली किंग की वो कॉर्प्स और ना ही ऑल्टर के वो रून्स इस इविल ऑरे का दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स पॉइजन शाह के इस रूप को देख के सोल बीस्ट अलायंस के शैनजिंग और बाकियों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। पोस्ट वैली का हेजू भी चिल्ला के बोलता है एवरीवन, हमें साथ में काम करना होगा। अगर हम इसे खत्म नहीं करते हैं तो जान हमारी जाएगी। ये बेसिकली मौत के करीब पहुंच चुके थे। चारों कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक 3 स्टार 2 स्टार लेवल के पावर हाउसेस एक साथ में अपनी टॉप टेक्निक्स का यूज करते हैं। लेकिन जब वो म्यूशी की बॉडी को पोजेस करने वाला पॉइजन शाह ये देखता है वो हम्प करके बोलता है तो क्या हुआ, तुम साथ में काम कर रहे हो, लगता है तुम्हें भी टैनविंग विला की तरह मुझे अंडरएस्टिमेट करने की आदत है। वो जैसे अपने हाथ को घुमाता है अपीयर होता है एक ब्लैक फ्लेम का छोटा सा क्लस्टर। इसके प्रकट होते स्पेस ट्रेम्बल हुआ था और हवा भयानक तरीके से झंझनाने लगती है।
है। इवन वॉइड भी पीछे हटने की कोशिश करने लगा था और सातों एक्सपर्ट्स अपने टेरिफाइंग अटैक्स को लॉन्च कर देते हैं। अफसोस की बात है कि पॉइजन शाह तब भी इनके ऊपर भारी पड़ता है। ये मंजर कुछ और समय तक चलता रहा था। तभी स्पेस में जियान की मैजेस्टिक आवाज गूंजती है और टिस्क करके बोलते हैं, सच में शर्म की बात है। तो आज माइटी पॉइजन शाह की भी ऐसी हालत हो चुकी है। सच में पैथेटिक। ये सुन के पॉइजन शाह को राकिब बोलता है, लड़के तो इन शब्दों को रिग्रेट करेगा। वैसे मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस बॉडी की उससे गहरी दुश्मनी है और क्योंकि मैं इसे टेक ओवर कर चुका हूँ तो चलो इसकी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ। वो पॉइजन शाह जहाँ जहाँ पैर रखता है हवा में वहाँ स्पेस क्रैक्स फैलते हैं। वो बढ़ने लगा था जियान की तरफ। ऐसे सीन को देखे धड़कनें तो जियान की भी तेज हो जाती हैं। हालांकि उसके पास होली फ्लेम्स थी, लेकिन ऐसे डीमन का सामना करना ये सच में एक बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक भी गलती कर देता है तो उसकी लाइफ का यहीं पे एंड हो जाएगा। जब जियान ने खासकर इस मोमेंट में एंट्री मारी थी तो उस पॉइजन शाह से फाइट करने वाले सातों एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। हालांकि दोनों पार्टीज के बीच में अब तक कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, लेकिन इस समय सबकी आंखें सॉफ्ट हो गई होती हैं। वो जानते थे कि जियान अभी चाहता तो चुपचाप से सिचुएशन से बाहर जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जियान एक काम आवाज में कहता है, जल्दी जाओ। एट द सेम टाइम जुश जुश की दो साउंड सुनाई देती है। डुकीफे और ल्यूचिंग उस पॉइजन शाह के जस्ट अपोजिट पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये थी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जिसके बीच में पॉइजन शाह था। उसकी बॉडी से रेडिएट होने वाला सफोकेटिंग ईविल ऑरा इवन पी 4 स्टार जियान को भी टच कर रहा होता है। बात ऐसी थी कि शुरुआत में जियान को इन सबको बचाने की कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन अगर ये पॉइजन शाह एक एक करके इन सबको कंज्यूम करता है तो काफी अर्ली 5 स्टार जियान तक पहुंच जाएगा। फिर भले इनकी टीम के पास होली फ्लेम या रिइंकार्नेशन की पावर हो, ऐसे दुश्मन को मैनेज नहीं किया जा सकता था। वो बिल्कुल मौत होती। वो सादा पावर हाउसेस पहले तो उस कॉर्प्स को देखते हैं जो कि अभी हवा में फ्लोट कर रही होती है। इन सब की आंखों में रिग्रेट फ्लैश होता है, लेकिन अंत में जाके ये सभी लालच के ऊपर सर्वाइवल को चुनते हैं। ये जियान को थैंक यू बोल के यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अभी हैवली किंग के इस कब्रिस्तान के ऊपर रंबल रंबल की आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान में काले लाल धुएं जैसे बादल बिल्कुल सुनामी की तरह छा जाते हैं और हवा में वो ईविल ऑरा लगातार चर्न होके पार्टिसिपेंट्स के दिलों को भारी करता है। उसके शिकारों को जाते हुए देख पॉइजन शाह बोलते तो ये चले गए। अफसोस की बात है, लेकिन बताओ अब तुम सब कैसे मरना चाहोगे? 3 स्टार जियान, मैं तुम्हें चींटियों की तरह मसल सकता हूँ। जियान के एक्सप्रेशंस बहुत ही सोलम होते हैं। ये पॉइजन शाह भले रिकवर न हो पाया हो, लेकिन 4 स्टार जियान तब भी ओवरवेलमिंग था। जियान अपने हाथ को आगे करके बोलता है, फायर आर्टियानियन, और उसके दूसरे हाथ पे अपीयर होती एक लाल रंग की फ्लेम। जैसे ही फश की आवाज के साथ ये फ्लेम्स अपीयर हुई थी, तीनों की सांसों को थमा देने वाला ईविल ऑरा सिजल सिजल की साउंड के साथ पीछे हटने लगता है। वो पॉइजन शाह भी अपनी आंखें श्रिंक करके बोलता है, होली फ्लेम। उसके चेहरे पे एक अनीज दिखाई देती है। उसने सच में सोचा नहीं था कि उसके सामने एक्चुअली में एक होली फ्लेम का विल्डर है। पॉइजन शाह गहरी सांस भर के बोलते है, वाली होली फ्लेम माइटी हो, लेकिन बच्चे तुम्हारी कल्टिवेशन, हाँ अगर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके चारों तरफ की थे क्रिम्सन मिस्ट किसी वंडर की तरह घूमना शुरू हो जाती है। जियान को इसमें से एक हॉरिफाइंग वेनमस वाइपर जैसा प्रेशर फील होता है, लेकिन उसे पॉइजन शाह के चेहरे पे डर भी दिखाई दे रहा था। वो अपनी हिम्मत को रखते हुए बोलते है, चलो तो देख लेते हैं कि वो आखिरी हंसी कौन हंस पाएगा। इससे पहले दोनों एक्शन ले पाते हैं। डुकीफे बोलती है थंडर। उसका और इनकारनेशन रून एक्टिवेट हुआ था और फैलती एक एंशिएंट मिस्टीरियस पावर। वातावरण में न जाने कहां से जिजी की आवाजों के साथ कई बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। इस पावर को महसूस करके पॉइजन शाह अपनी आंखें नैरो करता है। वो कहता है, थंडर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? खासकर इसकी पावर नहीं, यहाँ कुछ गलत है। इसी पर ल्यूचिंग बोलती है लाइट। उसके शरीर में से निकलता है खतरनाक प्रकाश। जब वे लाइट और थंडर एक दूसरे में इंटरट्वाइन होते हैं, इस जगह से पॉइजन मिस्ट एकदम धुआं बन जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। चाहे बात हो थंडर की या फिर लाइट एट्रीब्यूट, ये इलिनीविल इसके नेमेसिस थे। अब तक आसमान में फ्लोट करने वाली वो हैवली किंग की कॉर्प्स जिसे ईविल ऑरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो फिर से अपीयर हो चुका था। जब इसकी वजह से पॉइजन शाह के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जियान तुरंत ही नोटिस कर लेता है। वो कहता है, क्या इसमें कुछ छिपा हुआ है? मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ। जियान की नजरों को भी उस जेड वाइट कॉर्प्स के ऊपर जाते हुए देख पॉइजन शाह के एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाते हैं। की आवाज के साथ रिलीज होता है उसको टेरिफाइंग ऑरा। वो धाड़ के बोलता है, डाई। ये था डूज ब्लड बर्स्ट। उसके शरीर में से आने वाली ब्लैक मिस्ट एक क्रॉसल ब्लड सरपेंट को बनाती है, तो जियान पे जबड़ा खोल के झपट्टा मार देता है। वो नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पे इन सबको उस कॉर्प्स के राज मालूम पड़े। अपनी तरफ उस कोलोसल सरपेंट को आते हुए देख जियान बोलता है, चीफ है ल्यूचिंग, जाओ जल्दी से उस डेड बॉडी के पास जाओ। एट द सेम टाइम अपने हाथों में दोनों फ्लेम्स को लेके इन्हें फ्यूज करने लगा था। एक तरफ होती है खाकी की फ्लेम तो दूसरी तरफ क्रिम्सन। जब पॉइजन सा इस नजारे को देखता है, वो कहता है, ये कर क्या रहा है? फिर उसकी नजरें जाती हैं दोनों लड़कियों के ऊपर। उसके चेहरे पे डर दिखाई देता है। तभी हम सिचुएशन में एक और बदलाव होते हुए देखते हैं। लगता है यहाँ पे बस जियान का ग्रुप नहीं रह गया था, बल्कि हिडन सोल सोसाइटी के भी लोग होते हैं। उम्मुयू बोलते हैं, लॉर्ड इन लड़की
लड़कियों को मैं संभालता हूँ, आप जियान के ऊपर फोकस करो। जब पॉइजन शाह की नजर जाती है मोयू के ऊपर, वो कहता है इसके अंदर भी मेरे जैसा इविल हो रहा है, ठीक है मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ। अपने ट्विस्टेड चेहरे को लेकर जियान की तरफ मुड़ाता। यार इस पॉइंट में जियान की हथेली के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है एक 2 रंगों का लोटस। इसे नाम दिया गया था क्रिम्सन फायर सीड, जो एक झटके में सीधा उस सरपेंट के सामने अपीयर होता है। फिर वो चकाचौंध करने वाली फ्लेम्स अपनी टेरिफाइंग पावर को दिखाती हैं। गूंजती एक बूम की आवाज। हेवली किंग रियूज का ये माउंटेन टॉप, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची जगह कही जाएगी, अब इसके ऊपर से एक आग का फूल खिल रहा था। वो टेरिफाइंग हीट वेव चारों तरफ फैलती हैं। पॉइजन शाह जियान से बोलते लड़के तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पावर मुझे संभालने के लिए काफी नहीं होने वाली। चलो आज मैं तेरे जैसे होली फ्लेम बिल्डर को खत्म करके फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि तेरे मरने के बाद मुझे इस होली फ्लेम को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब क्या इसके मंसूबे कामयाब होने वाले हैं या कुछ और होने वाला है, हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एक बात तो पक्की है कि फाइट बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्या चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइट लंबे समय तक चलने नहीं वाली। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आप में से कईयों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, हमारे पास इसका भी इंतजाम है। आप बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप का पार्ट बनने से हम शाम को जिन अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को रिलीज करते हैं आप उनका लाभ उठा पाओगे। वहीं पे जो लोग हमेशा से 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर यूसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। सो यह अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो, फटाफट से ज्वाइन करो। अगर इस एपिसोड से रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो उन्हें भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अंटिल देन स्टे हेल्दी।